कल हम लोग प्री बार्गेनिंग पर बात कर रहे थे और प्री बार्गेनिंग पर बात करते हुए जो नए संशोधन आ गए प्री बार्गेनिंग के चैप्टर में, क्योंकि कल हमने बेयर देख नहीं रखा था इसलिए अंतिम समय हमने ये कहा कि कल प्री बार्गेनिंग पर बात करेंगे। लगभग बाकी सारी बातें तो कल हुई थी। तो प्री बार्गेनिंग इस पर सभी पक्षों की बैठक न्यायालय की अपनी जो दृष्टि है उसमें संपन्न होगी और सभी पक्ष एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगे। उस समझौते की रिपोर्ट यह न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। यहां तक कल हम लोगों ने बात की थी। और चूंकि प्री बार्गेनिंग सहित पूरी सीआरपीसी में ही चेंजेस आ गए, तो प्री बार्गेनिंग के चैप्टर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस कल हमने देख नहीं रखे थे, इसलिए इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करना पड़ा। तो वो रिपोर्ट जो पक्षकारों के बीच तैयार हुई है समझौते की, वो न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। 292 सेक्शन इस प्रकार का निर्देश दे रहा है। वो कहता है पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इस रिपोर्ट का नाम यही हो सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले सारे पक्ष संतोषप्रद निपटारे के लिए ही बैठे थे। इसलिए इस सेक्शन का जो मार्जिनल नोट हो सकता है वो इसके अलावा कोई अन्य मार्जिनल नोट हो ही नहीं सकता। यद्यपि ये रिपोर्ट दो तथ्यों को अपने में समाहित कर सकती है कि संतोषप्रद निपटारा हुआ या संतोषप्रद निपटारा नहीं हुआ। अगर तथ्य यह है कि संतोषप्रद निपटारा नहीं हो सका, तो अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत धारणा न्यायालय बनाए ऐसा नहीं होगा, बल्कि मामले की प्रकृति के मुताबिक जैसा वो वारंट ट्रायल या समन ट्रायल जैसा भी हो और विधि अनुसार जिस प्रक्रिया से उस अपराध के संबंध में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, उस प्रक्रिया से संबंधित अपराध के विचारण की प्रक्रिया को वो शुरू कर देगा। ऐसा ठीक है, आपका सेक्शन 292 इसे पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कहता है लास्ट में देखें, और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका, लास्ट लाइन पे देखेंगे तो कहता है यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका तो न्यायालय ऐसा संप्रेक्षण लेखबद्ध करेगा। यानी रिपोर्ट जब उसके पास आएगी तो अपना ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि रिपोर्ट तो अभिलेख का भाग है ना, रिपोर्ट न्यायालय का आदेश थोड़ी है। और रिपोर्ट किसकी है? जो परस्पर समझौता हो रहा था। न्यायालय ने उस संबंध में कोई आदेश नहीं किया और अपराध के संबंध में कार्यवाही करने की अधिकारिता न्यायालय में है। इसलिए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपना ऑब्जर्वेशन, हो सकता है आपको लगता हो कि संतोषप्रद निपटारा नहीं हो सका, जबकि इनफैक्ट वो संतोषप्रद निपटारा ही है, क्योंकि पक्षकार संतोषप्रद निपटारे पर आ गए। लेकिन रिपोर्ट तैयार करता आपको अजीब सा लगेगा। वाकई रिपोर्ट तैयार करता जो लोग हैं वो इस आईक्यू के हो सकते हैं वो पढ़ ही ना पाए कि रिपोर्ट में क्या लिखा। आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हम रोज ये स्थिति देखते हैं कि क्लियर लिखा है, और जो लिखा है वो हिंदी में ही लिखा है, और वो भी उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो भी वो पढ़वाते घूम रहे हैं कि इसका अर्थ क्या निकला। ठीक है, तो हो सकता है संतोषप्रद निपटारा इसकी जिसने रिपोर्ट तैयार की वो इसी स्तर का विद्वान हो। मैं प्रक्रिया बनाते समय विद्वानों की प्रत्येक श्रेणी उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी स्तर के विद्वान हो सकते हैं कि इनफैक्ट वो संतोषप्रद निपटारा हो, लेकिन उन विद्वान महोदय की दृष्टि में वो संतोषप्रद निपटारा न हो। ठीक है, तो विद्वान महोदय की दृष्टि से चीजों को नहीं देखा जा सकता। कानून में चीजें जैसी हैं उन्हें ठीक वैसे ही देखा जा सकता है।
तो ठीक जैसी है मीनिंग देयर बाय, अगर वो संतोष पर निपटारा है तो होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही थी, तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट और साथ में आए अभिलेख का परीक्षण करेगा और फिर उसे कोई लगता है कि कोई अपराध हुआ है तो वो पुलिस रिपोर्ट में उल्लिखित है नहीं उल्लिखित है, पुलिस रिपोर्ट उसी अपराध में आई है किसी अन्य अपराध में आई है, पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के प्रारूप में आई है या अंतिम आख्या के प्रारूप में आई है, इस सब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और न्यायालय अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अपराध का संज्ञान करेगा। ये हम लोगों ने 210 पढ़ा था, ठीक वही बात यहां है। क्योंकि कानून को हमने कहा ना, पढ़ने की कई दृष्टियां हैं, सेंटेंस तो एक ही है, आप उसे पाठक के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो आप उसका ऑर्डिनरी मीनिंग निकालते हैं, और एक चिंतक और दार्शनिक जब उसी स्टेटमेंट को पढ़ता है तो वो स्टेटमेंट क्यों लिखा गया इस पर विचार करता है। इस स्टेटमेंट को लिखने के पीछे ऑब्जेक्ट वो क्या हो सकता है, वो इस पर विचार करता है। अब दार्शनिक और चिंतक और पाठक समान तथ्यों को पढ़ रहा है, लेकिन समान तथ्यों को पढ़ने के उपरांत जो विचार निर्मित हो रहे हैं वो पाठक के अलग हैं और दार्शनिक और चिंतक के अलग हैं। यही हमने अभी आपसे कहा था कि आप तथ्यों के संबंध में अपनी भावनाओं का मिलावट किए बिना तथ्यों को एज सच प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रस्तुतिकरण की इस कला को हम क्या कहते हैं, तथ्यों का वर्णन। और जब तथ्यों में आपको जो समझ में आया, तथ्यों के आपके समक्ष गुजरने से आपको जो समझ में आया वो आप प्रस्तुत करते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका स्टेटमेंट या आपका बयान, जो आपको समझ में आया। क्योंकि तथ्य घट रहे थे, उन्हें आपने अपने मनोभावों के साथ देखा है, और अपने मनोभावों के साथ देखने के कारण कुछ पिक्चर आपके दिमाग पर बनी है, आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण करता स्टेटमेंट दे रहा है दृश्य के संबंध में, और अगर वो सिर्फ वर्णन करे तथ्यों का तो वो सिर्फ वर्णन कर रहा है। जो कानून में साक्षी से अपेक्षा है वो यही है कि आप अपने मनोभावों का वर्णन न करें, आप जो तथ्य आपने देखे थे सिर्फ उन्हें वर्णित करें। मनोभावों वे तथ्य क्यों घटित हुए होंगे, इस पर न्यायालय को निर्णय करने दीजिए। तो जो आपकी दृष्टि है वो ये हो सकती है कि यहां लिखा है कि ऐसी रिपोर्ट जो न्यायालय के निर्देशन में है, पक्षकारों के द्वारा परस्पर समझौते की वार्ता के दौरान तैयार की गई थी, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो न्यायालय को उस रिपोर्ट को पढ़कर ही अपना मत बनाना चाहिए। अर्थात रिपोर्ट का भी तो जैसे निर्णय, इसमें आदेश भी शामिल है और आदेश के आधारों का कथन भी शामिल है। निर्णय की यही डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि निर्णय क्या है। निर्णय में डिग्री या आदेश के आधारों का कथन, यह अभिप्रेत है। यही निर्णय की परिभाषा है कि निर्णय क्या है, डिग्री या आदेश के आधारों का कथन। और डिग्री या आदेश क्या है, ऑपरेटिव पोर्शन। आदेश क्या है, 10 साल जेल में रहेंगे, दिस इज द ऑर्डर। क्यों रहेंगे, अब ये निर्णय में लिखा है, इसलिए रहेंगे। ये एफआईआर हुई, ये साक्षी आए, ये चीजें साबित हुई, ये हुआ वो हुआ। तो जो आदेश है उसके आधारों का कथन कहां लिखा है, वो निर्णय में है। और ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द ऑर्डर वो अलग है, वो आदेश है। और आदेश और आधारों का कथन आदेश के दोनों मिलकर क्रिमिनल जजमेंट बनाते हैं। और सिविल जजमेंट में
डिग्री या आदेश के आधारों का कथन, निर्णय वो है और डिग्री आदेश अलग है। ये ऐसा ही रिपोर्ट है। रिपोर्ट का एक ऑपरेटिव पोर्शन है। क्या है ऑपरेटिव पोर्शन? समझौता हुआ, समझौता नहीं हुआ, यह है ऑपरेटिव पोर्शन। लेकिन ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है। कंप्लीट रिपोर्ट क्या है? ये कथन और इसका आधार, ठीक है ना, वो कंप्लीट कथन है। अब आपने कथन ये कर रखा है कि समझौता हो गया, और जब हम आधार देख रहे हैं तो आधार कोई नहीं पा रहे हैं। आप ये लिख रहे हैं कि वो भी सहमत नहीं हुए, वो भी सहमत नहीं हुए, वो भी सहमत नहीं हुए, वो इतना मांग रहे थे, ये इतना दे रहे थे, लिखा ये और लिख दिया ये कि समझौता हो गया था। तो रिपोर्ट कहां है ठीक? आपने जो कुछ लिखा उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आपने जो कारण गिनाए उसके आधार पर यह रिपोर्ट होनी नहीं चाहिए। इसलिए न्यायालय अपना संप्रेक्षण, ठीक है ना, इसलिए ऑब्जर्वेशन उसने लिखा, यदि ऐसा कोई निपटारा नहीं किया जा सका तो न्यायालय ऐसा संप्रेक्षण लेखबद्ध करेगा कि निपटारा नहीं किया जा सका। खाली रिपोर्ट में लिखा हो कि ऐसा निपटारा नहीं किया जा सका और न्यायालय उससे सहमत हो जाए, यानी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होगा। इसी को अनुसचिवीय तरीका या मिनिस्टीरियल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस ये कहा जाता है। जो लिखा है बस पढ़ लिया। और जब आपका, ठीक है, एक्टिव पर, ठीक है, पार्टिसिपेशन हो किसी भी निष्कर्ष को निकालने में, उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और आंकड़ों के आधार पर, तो आपकी जो भूमिका या आपका जो पार्टिसिपेशन होता है वो कैसा है? जुडिशियल है। फिर वो, ठीक है, अनुसचिवीय, मिनिस्टीरियल या फिर मैकेनिकल नहीं है। तो यहां इसीलिए उसने लिखा कि न्यायालय ऐसा संप्रेक्षण लेखबद्ध करेगा और इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम में आगे कार्रवाई करेगा, ठीक है, उस प्रक्रम से आगे जहां से मामले में धारा 290 के उपधारा 1 के अधीन आवेदन फाइल किया गया। और अगर इन लाइनों से ऊपर की स्थिति है, यानी वाकई निपटारा हो गया, ठीक है, तो 293, ठीक है। अब मामले का, क्योंकि यहां तो रिपोर्ट ही आ रही है ना, और रिपोर्ट के आधार पर वो अपना ऑब्जर्वेशन ये दे रहे हैं। निपटारा तो आगे होगा, क्योंकि निपटारा करने का हक किसे है? पक्षकारों को नहीं, पक्षकारों को सिर्फ सहमत हो जाने का हक है, ठीक है ना। निपटारा करने का हक तो न्यायालय को ही है, ठीक है। तो अब मामले का निपटारा करेगा, क्योंकि निपटारा कई तरीके का हो सकता है। आप सिर्फ सहमति तो हुए, निपटारा यह भी हो सकता है कि हम आपकी भर्त्सना करके 401 के अंतर्गत छोड़ देंगे आपको। निपटारा यह भी हो सकता है कि हम परिवीक्षा पर छोड़ेंगे आपको। निपटारा यह भी हो सकता है कि प्रतिकर, ठीक है, आपको कितना देना पड़ेगा वो आप लोगों ने तय कर लिया, लेकिन देने की प्रक्रिया क्या होगी, आदि आदि, ठीक है। अगर मामले में मिनिमम दंड प्रोवाइड है तो हमें आप मिनिमम का प्रोवाइड आधा ये हम आपको देंगे, ठीक है। और यही संशोधन आया जो पहले नहीं था। अगर मामले में मिनिमम दंड प्रोवाइडर और फर्स्ट ऑफेंडर है, फर्स्ट ऑफेंडर और पूर्व से दोषसिद्ध नहीं है किसी भी मामले में, तो जो मिनिमम प्रोवाइड है उसका आधा देने की बात है ना, लेकिन फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/4 तक दे सकते, 1/4 तक। इसका मतलब 1/4 में मान लीजिए 9 दिन का 9 महीने कारावास आया, हम 1 ही महीने देंगे, ठीक है। तो निपटारा ये करने का हक फाइनली किसको है? फाइनली न्यायालय को है, वही लेगा सारी चीजों पर निर्णय। तो पिछला कल जो हमने बोला उसमें इतना ही संशोधन देखेंगे कि अगर मिनिमम दंड प्रोवाइड है तो बाकी ठीक है, जो मिनिमम है उसका हाफ प्ली बार्गेनिंग में निपटाते समय, इवन
परिवीक्षा और भर्त्सना उस पर तो छोड़ा ही जा सकता है, लेकिन अगर दोषसिद्ध करने का निर्णय ले रहा है, दोषसिद्ध यानी दोषसिद्ध से यहां अभिप्रेत क्या है, दंडित करने का निर्णय, क्योंकि दोषसिद्धि कानूनन तो दोषसिद्धि अलग टर्मिनोलॉजी है और दंडित करना यह अलग बात है। तो न्यायालय अगर दंडित करने का निर्णय ले रहा है कि हम दंडित ही करेंगे, और अपराध ऐसा है जिसमें मिनिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की प्रोवाइड है, तो मिनिमम का हाफ ये दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी रिलैक्सेशन आ गया है कि मिनिमम प्रोवाइड है बट यू आर ए फर्स्ट ऑफेंडर। ठीक है, आप पहले प्रथम बार अपराध किए और आपने बार्गेन भी किया है, ठीक है, पूर्व में आप दोषसिद्ध नहीं है, तो फिर स्थिति यह बनेगी, हालांकि पूर्व में दोषसिद्ध फर्स्ट ऑफेंडर और पूर्व में दोषसिद्ध, ठीक है, ये थोड़ी एक जैसी ही बात है, यद्यपि पूर्व में आप दो मामलों में भी दोषसिद्ध हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट ऑफेंडर हैं यानी पूर्व में कतई दोषसिद्ध नहीं है, तो आपको मिनिमम का भी 1/4 तक दिया जा सकता है। और शेष मामलों में यानी जहां मिनिमम प्रोवाइड नहीं है उसको खाखंड 293 में 3 खंड है, काखंड में न्यायाधीश को अधिकार दिया, न्यायाधीश कह रहे मजिस्ट्रेट, क्योंकि न्यायाधीश तो यहां हो ही नहीं सकता, यहां तो मजिस्ट्रेट ही होगा, यहां मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वो चाहे तो 401 में निंदा करके छोड़ दे, 360 में परिवीक्षा पर छोड़ दे, या अन्य किसी विधि के अंतर्गत उसे परिवीक्षा पर छोड़ना उचित लगे तो उसमें छोड़ दे। काखंड में तो यह हक उसे मिले, और खाखंड में उन्होंने यह कहा, ठीक है, कि अच्छा काखंड में यह हक नहीं मिले, ये जो हमने बोला खाखंड में मिले, ठीक है, कि परिवीक्षा पर छोड़ दे, भर्त्सना करके छोड़ दे, या अन्य कोई विधि है उसके अंतर्गत वो कार्यवाही करना समझे तो वो करे। काखंड में जो कुछ मिला वो ये है कि न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को धारा 292 के अधीन निपटारे के अनुसार प्रतिकर देगा, और दंड की मात्रा अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या धारा 401 के अधीन भर्त्सना के पश्चात छोड़ने अथवा परिवीक्षा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध में कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए पश्चातवर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा। यानी का खंड में वो खा खंड में क्या कार्यवाही करे और गा खंड में क्या कार्यवाही करे, इस प्रश्न पर अभियुक्त की सुनवाई करेगा, और जो प्रतिकर वो तो पहले ही तय हो गया पक्षकारों के बीच, तो वो दिलाने की बात रहेगी। बाकी अब अभियुक्त के साथ जबकि तय हो गया सारा मामला, प्रतिकर भी तय हो गया, सारी चीजें तय हो गई, तो अब अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही, क्या दंड दिया जाए, उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जाए, भर्त्सना की जाए, अन्य विधि के उपबंधों का लाभ परिवीक्षा पर छोड़ने के लिए दे दिया जाए, या दंड ही दिया जाए, और दंड दिया जाए तो कितना, इस विषय पर सुनवाई का खंड में करेगा। और खा खंड में उसे अधिकार दे दिया कि चाहे तो भर्त्सना के पश्चात छोड़ दे, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है उसका लाभ देते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ दे, और या कोई अन्य विधि है उसके उपबंधों के मुताबिक उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है तो वो छोड़ दे, और तीनों न करे तो फिर गा खंड में निर्दिष्ट मात्रा तक दंड देगा। गा और घा में, गा खंड में क्या बताया, गा खंड में बताया कि न्यूनतम दंड प्रोवाइड है, ठीक है, उसने कहा खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात, यानी प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा। का में हम अभियुक्त के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही करें इस पर विचार किया, और खा खंड में उसे विकल्प था कि परिवीक्षा भर्त्सना आदि के पश्चात छोड़ दे, वो भी नहीं किया, तो अब गा खंड आया, कहता खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है,
तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे का दंड दे सकेगा। यहीं पर पिछली बार सीआरपीसी रुक गई थी। अब आगे नया आ गया, और जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, वहां अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के 1/4 1/4, ठीक है, का दंड दे सकेगा। यानी जो न्यूनतम प्रोवाइड है उसका 1/4 भी दे सकेगा। 1/4 तक हमने बोल दिया, तक नहीं लिखा है, 1/4 दे सकेगा, इतना ही लिखा है, तक शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो हमसे पूर्व में हुआ है, उसे हटा मानेंगे, क्योंकि एक चीज हमेशा के लिए बोल रहे हैं, हम बेयर प्रोविजन बोल रहे हैं और बेयर प्रोविजन में गलती आ गई। तो बेयर तो आपके सामने रखा है, हमेशा प्राधिकारिता बेयर की है। कौन कह रहा, इससे मतलब ही नहीं। हमने बेयर पे क्या बोल दिया, इससे कोई ताल्लुक नहीं। सदा सर्वदा मेरी बात गलत है, मेरी ही नहीं, कानून की फील्ड के किसी भी आदमी की बात गलत है अगर वो बेयर से समर्थित नहीं है या बेयर के विरोध में वो कही जा रही है। तो इसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मेरे मुंह से तक भी निकला, यहां नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, मेरी बात गलत है बेयर, ठीक है, ठीक है। तो न्यूनतम अगर प्रोवाइड है तो या तो आधा या 1/4। 1/4 किस दशा में, जब वो फर्स्ट ऑफेंडर है। अब ये स्थिति नहीं है, यानी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया जिसमें न्यूनतम दंड प्रोवाइड नहीं है। और आपको मालूम है कि न्यूनतम दंड हमेशा प्रक्रिया को कठिन बनाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जहां न्यूनतम दंड प्रोवाइड नहीं, वहां अभियुक्त ज्यादा फायदे की स्थिति में है, क्योंकि वहां न्यूनतम जितना प्रोवाइड किया गया उससे कम दंड देने का विवेक यह भी न्यायालय में निहित है। लेकिन न्यायालय के इस विवेक को विधायिका सीमित कर देती है उन मामलों में जब वो किसी अपराध को इतना खतरनाक सोसाइटी के प्रति मानती है कि वो ये उचित मानती है कि उस प्रकार के अपराध के लिए न्यूनतम दंड न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ना यह विधि संगत या युक्ति संगत नहीं होगा। तो वो स्वयं न्यूनतम दंड प्रोवाइड कर देती है, फिर कोई भी उस न्यूनतम दंड से कम दंड नहीं दे सकता। बीएनएसएस में, बाकी 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सामयिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ भी कर दे, लेकिन वहां भी उन्होंने आपको बताया था, सीमा अधिरोपित कर रखी है कि अगर कानून है किसी विषय पर तो हम इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां कहता है कि खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात, क्योंकि घा खंड की स्थिति और गा खंड की स्थिति खंड खा के अधीन सुनने के पश्चात ही आएगी, ठीक है ना। खंड खापे पक्षकारों को सुनने के पश्चात या तो स्थिति यह होगी कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी होगा जिसमें न्यूनतम दंड है, और या ऐसी होगी जिसमें न्यूनतम दंड नहीं है। तो या तो खंडगा की स्थिति होगी या खंडघा की। खंडगा की हम लोग बात कर चुके, अब खंडघा, ठीक है। कहता है खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड खा या खंड गा के अंतर्गत नहीं आता, यानी ना तो उसके विरुद्ध प्रोबेशन आदि पर छोड़ने की बात हुई है और ना ही उसमें न्यूनतम दंड प्रोवाइड है, दोनों बातें नहीं है, सामान्य है मामला, ठीक है। तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4 का दंड दे सकेगा, ठीक है। उपबंधित या जहां तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 10 साल तक, ठीक है ना। यानी अगर यह प्रोवाइड है कि खाली जुर्माना तो खाली जुर्माना, ठीक है। उन्होंने कहा कि 1 साल का सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4 का 1 वर्ष मिलेगी सजा, तो 1/4 1 वर्ष का 3 महीने हुआ। उन्होंने कहा 1 वर्ष तक का मिलेगा तो भी 3 महीने, ठीक है, और या फिर 1 महीने, ठीक है। अगर कहीं फिक्स टर्मिनोलॉजी कहता है कि उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले, यानी उपबंधित है, ठीक है ना, तो उसी का 1/4 और बढ़ाए जा सकने वाला है, ठीक है। तो 1/4 का दंड या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4 का,
ठीक है, दंड दे सकेगा। और जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफेंडर है और पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया, ठीक है, वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या विस्तरणीय दंड के 1/6 का दंड दे सकेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/6, ठीक है, और दंड के 1/4 इसे ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि अन्य कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं लगा है। यानी 1 साल प्रोवाइड है, ठीक है, अगर 1 साल प्रोवाइड है तो 3 महीने और 10 साल तक प्रोवाइड है, ये 7 साल तक प्रोवाइड है, 10 साल में तो लागू ही नहीं होगा, ठीक है, अधिकतम 7 साल तक प्रोवाइड है तो 1/4 यानी 7 का 1/4 आएगा। अधिकतम प्रोवाइड है तो फिर उसका ही रहेगा 1/4 और इधर 1/6, यही ठीक है अर्थान्वयन इससे आ रहा है। उसके बाद कहता न्यायालय का निर्णय, न्यायालय अपना निर्णय धारा 293 के निबंधनों के अनुसार खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यानी निर्णय का चैप्टर यहां भी लागू नहीं होगा, समरी ट्रायल में भी लागू नहीं हो रहा और प्री बार्गेनिंग के आधार पर जब निर्णय आएगा तो भी लागू नहीं होगा। जो निर्णय से संबंधित उपबंध हैं वे लागू नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता निर्णय का अंतिम होना। अब यहां वो बात कही उसने जो हमने आपसे बात की शुरुआत में कही थी। उसने कहा न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उससे कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और 226 और 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगी। यानी 3 ही चीजें मिलेंगी, 134 भी नहीं मिलेगी। 132 जब जाएगा ही नहीं, ये 226 227 में पहुंचे, ठीक है, तो भी कैसे हो जाएगा क्योंकि वहां तो 132 में तो कहता है कि सिविल अपील हो, ठीक है ना, या कोई मामला सुनना है और उसमें उन्हें लगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल है और वो प्रमाणित करें, ठीक है, तो यहां 226 227, ठीक है, ये और 136 इसे छोड़कर कोई अपील नहीं प्रोवाइड है। 132 भी नहीं, 133 भी नहीं, 134 भी नहीं, 133 का तो कोई सवाल ही नहीं है। 132 और 134 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सवाल हो सकता है, वो भी नहीं। 14 विभाग में न्यायालय की शक्ति, न्यायालय के पास इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जमानत, अपराधों के विचारण और इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में किसी मामले के निपटारे से संबंधित अन्य विषयों के बारे में विहित सभी शक्तियां, यानी जमानत के बारे में जो शक्तियां प्राप्त होती वो सब रहेंगी। प्री बार्गेनिंग के भी मामले में अभियुक्त किसी भी समय जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। यह नहीं होगा प्री बार्गेनिंग में तुमने स्वीकार कर लिया आप जमानत पर नहीं छूटोगे। भाई प्री बार्गेनिंग में तो मान के चलना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कहोगे कि तुमने तो मान ही लिया, आप क्यों छोड़े तुम्हें, ठीक है। तो जमानत, क्योंकि हो सकता है प्री बार्गेनिंग असफल रहे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, और जेल में वो सारी अवधि पहले ही बिता चुका हो, ठीक है ना। जितनी प्री बार्गेनिंग में उसे सजा मिल सकती है वो जेल में हो चुकी, इसीलिए उसने प्री बार्गेनिंग, उसने कहा चलो छूटे तो जान तो छूटे, ठीक है, इसीलिए उसने प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी। प्री बार्गेनिंग असफल हो गई प्रतिकर आदि के, ठीक है, मामले को लेकर, और आप कहें कि तुमने तो स्वीकार ही कर लिया, अब क्या। हालांकि आगे लिख दिया गया है कि स्वीकारोक्ति का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसीलिए जब प्री बार्गेनिंग की उसने एप्लीकेशन दे दी तो हो सकता है सारा प्री बार्गेनिंग का प्रोसेस पूरा होने में समय लग जाए, वो सफल भी हो सकता है, वो असफल भी हो सकता है। इस बीच उसे जेल में क्यों रखा जाए। जमानत इस बीच मूव होगी, प्री बार्गेनिंग का जो फेट होगा तो होगा। जमानत के संबंध में जो शक्तियां हैं न्यायालय की वो सीमित नहीं होंगी, ठीक है ना। और विचारण के लिए किसी को बुलाना है, ठीक है, क्योंकि विचारण तो चल नहीं रहा, साक्षी आदि को आहूत करने की शक्ति हो सकता है जरूरत पड़ जाए किसी की,
ठीक है, तो दे देने में क्या बुराई है? उस शक्ति का उपयोग का कोई अवसर नहीं आएगा, ना आए तो शक्ति कोई हम ऐसे आदमी को तो दे नहीं रहे जो दुरुपयोग की संभावना हो, तो दे देंगे तो क्या, विचार में जो शक्तियां होंगी होगी। मामले के निपटारे के लिए जो शक्तियां न्यायालय को प्राप्त रहती हैं वे सारी की सारी यहां भी रहेंगी। ठीक है, फिर कहता अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। ये न भी हो तो भी मामले के निपटारे के संबंध में सारी शक्तियां चूंकि न्यायालय को आ गई और मामले के निपटारे के संबंध में ही न्यायालय की यह भी शक्ति है कि मामले के निपटारे तक व्यक्ति के द्वारा जो अवधि जेल में बिताई जाएगी, यदि मामले के निपटारे पर उसे कारावास का दंडादेश मिलता है तो वो अवधि जो उसने पूर्व में ही कारावास में बिताई है उसे इस अवधि के जो उसे मिली है निपटारे पर, इससे मुजरा कर दिया जाएगा, अर्थात उतनी घटा दी जाएगी और शेष अवधि ही उसे कारावास में भुगतनी होगी। ये पूर्व से ही है, ये न भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बात क्लियर रहे इसलिए लिख दिया। क्या लिख दिया कि इस अध्याय के अधीन आरोपित कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का मुजरा किए जाने के लिए धारा 468 के उपबंध उसी रीति से लागू होंगे जैसे कि वे संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में लागू होते। पहले शायद ये 468 की बजाय कितनी थी, 428। यस, वही हम कहे 8 भी है 4 भी है, बीच का भूल गए तो 428। ठीक, अच्छा, व्यावृत्ति कहता है इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। इस संहिता में कहीं लिखा है क्या उनने संज्ञान ले लिया तो विचारण ही होगा, आहूत कर लिया तो विचारण ही होगा, आरोप फ्रेम हो गया तो विचारण ही होगा। ठीक है, हालांकि आरोप विरचना के बाद विचारण ही होगा या तो वो स्वीकार कर ले, लेकिन 30 दिन प्री बार्गेनिंग के लिए दिएगा। ठीक है ना, 30 दिन प्री बार्गेनिंग के लिए दिएगा, तो ये चैप्टर प्रभावी होगा। ठीक है, इससे असंगत, इस चैप्टर से असंगत कोई बात कहीं भी लिखी हो इस संहिता में, बार बार रिपिटेशन का सवाल ही खत्म कर दिया उन्होंने। इस संहिता से असंगत कोई बात इस संहिता में कहीं भी लिखी हो, लेकिन इस चैप्टर के उपबंध जो हैं वो प्रभावी माने जाएंगे। और कहा ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के किसी उपबंध के अर्थ को सीमित करती है। ठीक है, अन्य उपबंधों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब सारे ये प्रोविजन प्रिवेल करने लगे पूरी वीएनएसएस पे। अगर प्री बार्गेनिंग पर मामला है तो यही लागू होगा, इसके अलावा कुछ भी लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजनों के लोक अभियोजक पद का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड फा में उसका है, और इसमें धारा 19 के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सम्मिलित हैं, तो वो कोई खास बात नहीं। अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना क्लियरली मना कर दिया। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभियुक्त द्वारा धारा 290 के अधीन फाइल किए गए सौदा विभाग के लिए आवेदन में कथित कथनों या तथ्यों का इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट 300, यह भी खूब पूछा जाता है, जहां भी आ जाएगा लागू ना होना। हालांकि इसे भी लागू नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बालकों और स्त्रियों के विरुद्ध आ चुका है और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट उसी से संबंधित है। कहता है इस अध्याय की कोई बात किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं होगी, यानी वो प्री बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं देगा, नहीं। ठीक है ना, हम गलत बोल गए, क्योंकि बालक और स्त्री वहां पीड़ित के रूप में है और किशोर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट उस दशा में लागू होता है जब बालक अपराधी की भूमिका में है, अभियुक्त की भूमिका में है। स्थिति बदल गई, वहां बालक पीड़ित के तौर पर है, यहां बालक अभियुक्त के तौर पर है। ठीक है ना, तो बालक को यह अनुमति नहीं है कि वो सौदा विभाग के लिए एप्लीकेशन दे दे, क्योंकि वो अपने हित को ठीक से नहीं समझता।
इसलिए उसे कोई हक नहीं है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट को ये मामला लागू नहीं है।